तो अब हम लोग देखेंगे डी। सेकंड क्या है? डी, लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो सपोज हमारा एक सिंगल लेन है, ओके, इस तरह हमारा सिंगल लेन है, तो व्हीकल यहाँ पे बस एक ही लेन पे मूव करते रहेगा। तो इस केस में रोड के किसी भी पार्ट पे सेमी नंबर ऑफ एक्सल पास करेंगे, ओके। नाउ सपोज हमारा टू लेन है अब, ओके। तो टू लेन है, तो इधर से व्हीकल जा रहा है और सॉरी आधा ट्रैफिक इधर से जा रहा है, आधा ट्रैफिक इधर से जा रहा है। तो इस केस में रोड के किसी भी सेक्शन पे आधा ही ट्रैफिक पास होगा, ओके। तो इस केस में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 था, तो इस केस में डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर हमारा 2 हो जाएगा, क्योंकि आधा ही ट्रैफिक किसी भी पॉइंट से पास हो रहा है। ओके, अब सपोज हमारा अब 4 लेन है रोड, 4 लेन, लेकिन बीच में कोई डिवाइडर नहीं है। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये दो जो लेन है इधर जाने के लिए है, और ये जो 2 लेन है ये लेन इधर जाने के लिए है, और ये 2 लेन इधर जाने के लिए है। लेकिन हमेशा ज़रूरी नहीं थी कि हमेशा व्हीकल पास करे, ओके। तो इसमें और 0, एक मिनट, इस केस में कितना था? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 1 था। इस केस में कितना हो गया? 5, क्योंकि हर पॉइंट से आधा ही ट्रैफिक पास कर रहा है। अब इसमें देखोगे तो कोई भी पॉइंट आप लोग उठाओगे तो उसमें देखोगे कि आधा से भी और ज़्यादा कम पास हो रहा है, ओके। एक तो मान लेते हैं यहाँ पे उठाते हैं हम लोग पॉइंट, यहाँ से एक तो आधा ट्रैफिक ही पास हो रहा है, ऊपर से इनका भी आधा हो जा रहा है, ओके। तो यहाँ पे 0.25 नहीं लेते हैं, यहाँ पे बेसिकली 0.4 ही लेते हैं, ओके। तो इस पॉइंट पे उठाए तो इधर वाला ही ट्रैफिक इसे जा रहा है, मतलब 0.5। इधर वाले ट्रैफिक में भी कोई व्हीकल इधर से जा रहा है, कोई व्हीकल इधर से आ रहा है, तो इसमें भी हमारा ट्रैफिक इससे कम जा रहा है इस पॉइंट से, तो यहाँ पे 0.4 ले लेते हैं। और तो इसी तरह करते करते बहुत सारा फैक्टर्स हैं हमेशा, तो ये समझाने के लिए कुछ एग्जांपल ले लिए, लेकिन बहुत सारे रोड्स के अलग अलग फैक्टर हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला वही है सिंगल लेन, ठीक है। उसके बाद डबल लेन, टू लेन, और सिंगल कैरेज वे। सिंगल कैरेज वे मतलब तो आप लोग समझ रहे होंगे, मतलब कोई डिवाइडर नहीं। कैरेज वे को आपसे CW लिखते हैं शॉर्टकट में, बहुत लंबा हो रहा है। उसके बाद थर्ड है हमारा 4 लेन, 4 लेन सिंगल कैरेज वे, ओके। उसके बाद फोर्थ है हमारा 2 लेन और 2 कैरेज वे। तो आप लोग जान रहे हैं किसको बोलते हैं इस तरह के रोड को। ये हमारा डिवाइडर हो गया, ये रोड हो गया, ये 2 लेन। अगर 2 कैरेज वे हो गया तो हम लोग बस एक साइड का गिनते हैं लेन, तो 2 हो गया, 1 2, ओके। तो ये हो गया फोर्थ। उसके बाद हमारा फिफ्थ, फिफ्थ हो गया डुअल 3 लेन रोड। उसके बाद डुअल, ओके। इतना ही लेते हैं अभी तक।
और एक चीज़ जान लेते हैं, ये जो बेसिकली फोर्थ है 2 लेन 2 कैरेज वे, ये हमारा NH में यूज होता है, यही वाला सिस्टम NH नेशनल हाईवे। ओके, नेशनल हाईवे 33 हो या नेशनल हाईवे समथिंग हो, 2 लेन 2 कैरेज वाला सिस्टम ही फॉलो होता है हर जगह। तो अगर कहीं भी क्वेश्चन में नेशनल हाईवे लिखा मिले तो आप समझना 2 लेन 2 कैरेज वे। अब इन सब का फैक्टर देख लेते हैं। सिंगल लेन का तो फैक्टर क्या है, 1 है। 2 लेन का फैक्टर क्या है, 2 है, सॉरी 0.5 है। इसका फैक्टर क्या है, 0.4 है। और NH वाले का फैक्टर क्या है, 0.75। ओके, तो ये आपका हो गया लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। इसके बाद आपका है, ये सेकंड हो गया लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। अब थर्ड पॉइंट पे जाते हैं जो कि है व्हीकल डैमेज फैक्टर। व्हीकल डैमेज फैक्टर, अब यहाँ पे देखते हैं कि स्टैंडर्ड एक्सेल लोड का काम क्या था। तो समझते हैं, सपोज ये रोड है हमारा, इससे कई सारी व्हीकल पास होती है। ओके, हो सकता है किसी का वेट बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी का वेट बहुत ज़्यादा कम हो, या किसी का वेट एवरेज ही हो। ठीक है, तो उस केस में अब हम लोग सबके लिए अलग अलग डिज़ाइन तो करेंगे नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, सबको एक स्टैंडर्ड एक्सेल में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब सबको कन्वर्ट करके आगे हम लोग एनालिसिस करेंगे। तो उसी तरह का कुछ हम लोगों को यहाँ करना है। इस कॉन्सेप्ट को न्यूमेरिकल से अच्छे से समझेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा अभी थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो ये क्या है, इक्विवेलेंट ऑफ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल पर कॉमर्शियल व्हीकल, पर कॉमर्शियल व्हीकल। Okay, it is a factor which convert number of commercial vehicle of different axle to that of number of standard axle load repetition। ओके, तो ये एक फैक्टर है जो कि आपका कॉमर्शियल व्हीकल को, किसी भी तरह का कॉमर्शियल व्हीकल को आपको स्टैंडर्ड एक्सेल में कन्वर्ट कर देता है। ओके, इट इज कैलकुलेटेड बाय फोर्स लॉ। ओके, तो इसको कैलकुलेट हम लोग कैसे करते हैं, तो EALF, इसका क्या होता है, इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर। इसमें क्या करते हैं, L0 बाय LS पावर 4। L0 क्या है और LS क्या है, LS हो गया स्टैंडर्ड एक्सल लोड। ओके, ये व्हीकल का एक्सल लोड है, व्हीकल एक्सल लोड। इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर। ओके, इससे हम लोग किसी भी व्हीकल के लिए स्टैंडर्ड एक्सल लोड के टर्म में हम लोग निकाल लेते हैं। ओके, अब हम लोग ये इसको हम लोग VDF बोल सकते हैं, VDF। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं, सपोज L1 एक्सल लोड
एज F1 परसेंटेज F1 फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो ये L1 मान लीजिए कोई व्हीकल है जिसका L1 एक्सल लोड है, उसका समथिंग F1 फ्रीक्वेंसी है। फॉर सपोज 20 टन एक्सल लोड है, उसका 20% फ्रीक्वेंसी है। तो ये एग्जांपल हो गया। उसी तरह दूसरा व्हीकल है, उसका L2 एक्सल लोड है विच हैज परसेंटेज F2 फ्रीक्वेंसी। इसी तरह काफ़ी सारा व्हीकल है, उसका अलग अलग फ्रीक्वेंसी है। तो उस केस में VDF हमारा क्या हो जाता है, VDF हो जाता है VDF इज इक्वल टू F1 बाय 100। अगर F1 हमारा परसेंटेज में तो बाय 100 लगा देना है। अगर परसेंटेज में नहीं है, पॉइंट में है, तो 100 नहीं लगाना है। उसके बाद क्या होगा, L1 बाय LS पावर 4। उसके बाद नेक्स्ट है F2 है, F2 के लिए L2 बाय LS पावर 4। उसके बाद एंड सो ऑन, जितना व्हीकल है जितना तरह का उतना आप करते जाइए मल्टीप्लाई। उसके बाद L3 बाय LS का पावर 4, ऐसा करते जाइए। इससे आप लोगों को VDF मिल जाएगा, व्हीकल डैमेज फैक्टर। ओके, चलिए अब इसके ऊपर बेस्ड हम लोग प्रॉब्लम करते हैं। तो सबसे पहला प्रॉब्लम ये है, आपका स्टैंडर्ड एक्सल लोड दिया हुआ है 80 किलो न्यूटन। ओके, फाइंड आउट इक्विवेलेंट डेली नंबर ऑफ रिपीटेशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। तो ये आपका प्रॉब्लम दिया हुआ है और स्टैंडर्ड एक्सल लोड दिया हुआ है 80 किलो न्यूटन। तो ये बोल रहा है कि आपका एक्सल लोड आपका ये रेंज में है, तो 800 रिपीटेशंस हो रहा है। ओके, एक्सल का रिपीटेशन हो रहा है, और एक गाड़ियाँ में, मतलब एक व्हीकल में 3 4 5 एक्सल्स भी हो सकते हैं। ओके, तो इस रेंज का एक्सल लोड है वो 800 बार रिपीटेशन हो रहा है, और इस रेंज का है वो 400 बार हो रहा है। तो हम लोगों को बोल रहा है इक्विवेलेंट डेली नंबर ऑफ रिपीटेशन। तो हम लोगों को डेली नंबर ऑफ रिपीटेशन निकालना है इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग इसको सबसे पहले तो इसका एवरेज कर लेते हैं। इसका एवरेज क्या हो गया 40, इसका हो गया 80। ठीक है, ओके, अब हम लोग क्या निकाल लेते हैं, अब हम लोग निकालते हैं EALF। ओके, EALF इक्विवेलेंट एक्सल लोड फैक्टर निकाल लेते हैं। वो कैसे निकलता है, ये 40 बाय 80 का पावर 4। ओके, ये 1/16 हो गया। उसी तरह 80 बाय 80 का पावर 4, ये आपका 1 हो गया। तो ये फैक्टर्स हो गए। ओके, इसका मतलब ये हुआ 40 किलो न्यूटन का अगर कोई एक्सल है, तो वो स्टैंडर्ड एक्सल लोड के स्टैंडर्ड एक्सल लोड के 1/16 के बराबर है। ओके, 1/16 ऑफ स्टैंडर्ड एक्सल लोड। ओके, इसका मतलब ये हुआ 40 किलो न्यूटन का अगर एक्सल है, तो वो 1/16 स्टैंडर्ड एक्सल लोड के बराबर है। ओके, अगर 80 किलो न्यूटन का एक्सल है, तो वो खुद स्टैंडर्ड एक्सल लोड ही है। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट डेली नंबर उसके लिए निकालने के लिए 16 इंटू 800 कर देंगे, प्लस ये फैक्टर 1 इंटू 400। तो 800/16 क्या हो गया 50 हो गया, प्लस 400, तो ये क्या हो गया 450 हो गया। ओके, तो इसका मतलब इतना रेपुटेशंस तो हुआ, लेकिन अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें आपके स्टैंडर्ड एक्सल लोड में, तो वो आपका
450 ही होगा। ओके 1200 नहीं होगा, यहाँ पे सम करे तो 1200 हो रहा है, लेकिन 1200 को कन्वर्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड एक्सेल में तो 450 ही हो रहा है। ओके तो ये था आपका प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं, जो कि ये है, इट इज़ प्रपोज टू वाइडन एग्जिस्टिंग 2 लेन एज डिवाइडेड। तो हमारा 2 लेन NH है, पहले से 2 लेन NH है, इसको हम लोग को डिवाइडेड हाईवे में कन्वर्ट करना है, मतलब 2 लेन 2 कैरेज वे में। ओके तो फाइंड आउट नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड, नंबर ऑफ स्टैंडर्ड एक्सेल लोड, मतलब हम लोगों को NS कैलकुलेट करना है। इफ एग्जिस्टिंग ट्रैफिक इन वन डायरेक्शन इज दिस मच। ओके एग्जिस्टिंग ट्रैफिक ये है और कंस्ट्रक्शन विल टेक 1 आवर, मतलब इनिशियल ट्रैफिक दिया हुआ है और उसको और 1 ईयर के अंदर आपका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आपका रेट 8% दिया हुआ, VDF 3.5 दिया हुआ है, लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0.7 दिया हुआ है और डिजाइन लाइफ 10 दिया हुआ है। ओके और एक हमारा टर्म था, आप याद करें तो वो था लोड सेफ्टी फैक्टर, LSF। ओके वो बेसिकली एक फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। ओके जो ये था हमारा, कहाँ गया ये LSF, ये हमारा फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है। अब RCC स्टील वगैरह में जैसे फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है, वैसे यहाँ भी एक तरह से ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप ऐसे याद रखें। अगर क्वेश्चन में दिया हुआ तो ठीक है, वरना हम लोग 1 ले लेंगे। तो सबसे पहले हम लोग A निकालते हैं। तो A इज इक्वल टू P1 प्लस R पावर X, तो 2500 1 प्लस 0.08 पावर 1 ईयर है। ये डिजाइन लाइफ तो बाद वाला, ये X आपका 1 है। अभी हम लोग यही निकाल रहे हैं, तो ये आपका आएगा 2700। ओके अब आपको NS कैसे निकलेगा, NS का फॉर्मूला आप लोग पता है 365 R पावर 1 प्लस R पावर n-1 इंटू ADF बाय R। ओके तो 365 1 प्लस R क्या हो गया, 1 प्लस R 1.08 का पावर n क्या हो गया, n हो गया 10 माइनस क्या हो 1। ओके इंटू A क्या हो गया 2700, D क्या हो गया लैंड डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आपका 0.75, F क्या हो गया डैमेज फैक्टर 3.5 बाय 0.08, R आपका 0.08। ओके इसको आप लोग कैलकुलेट करोगे तो आपका कुछ आएगा, बहुत बड़ा सा नंबर आएगा आपके सामने, वो 698 समथिंग 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 ऐसे करके बहुत बड़ा सा नंबर आएगा। तो उसका यूनिट है CSA। अब इस CSA है, बहुत नंबर बहुत बड़ा है, इसको हम लोगों को MSA में कन्वर्ट करना पड़ेगा, MSA यूनिट में। उसके लिए हम लोगों को जो भी ये वैल्यू है उसको हम लोगों को डिवाइड कर देना पड़ेगा 10 पावर 6 से। ठीक है 10 पावर 6 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 69.8 MSA। ओके इस चीज़ को, ये बहुत बड़ा सा आपका जाएगा लगभग। इसके बाद आपका 6 टर्म 1 2 3 4 5, इसके बाद पॉइंट। ओके इतना लगभग इतना बड़ा नंबर होगा आपका, उसको डिवाइड कर देना 10 पावर 6 से, तो आपको MSA मिल जाएगा। ओके MSA, ये CSA में आंसर आया, लेकिन MSA में हम लोग को करना है। ठीक है क्योंकि CSA में बहुत बड़ा डिजिट हो जाता है, MSA में छोटा होता है। ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ये आपके सामने। तो अगर क्लियर आप लोगों को नहीं दिख पा रहा होगा तो यहाँ पढ़ देते हैं। नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे व्हेन कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड,
नंबर ऑफ कमर्शियल व्हीकल पर डे व्हेन कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड 5640। तो ए आपका हो गया 5640। डिजाइन ईयर n इज इक्वल टू 20 और रेट ऑफ ग्रोथ r इज इक्वल टू 7.5। लोड सेफ्टी फैक्टर जो कि आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी बताया था वो 1.3 है। लेन डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जो d है वो है 0.75। उसके बाद आप लोगों को डिज़ाइन ट्रैफिक निकालना है MSA में। ओके, NS निकालना है आप लोगों को, NS निकालना है, ठीक है। उसके लिए आपको ये डाटा दिया हुआ है। डाटा किस चीज़ का दिया हुआ है? यहाँ पे हर कुछ दिया हुआ है लेकिन एक चीज़ नहीं दिया हुआ, वो है F नहीं दिया हुआ है। तो F हम लोगों को फाइंड करना है। उसके लिए ये डाटा दिया हुआ है एक्सल इन टन और उसका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। एक्सल है आपका 18, 14, 10, 8, 6 और फ्रीक्वेंसी है 10, 20, 35, 15, 20। तो ये रीडिंग इसीलिए कर दे रहे हैं ताकि हो सकता है आप लोगों को ना दिखे ये, इसलिए रीडिंग आप लोग अपने नोट्स में लिख ले ये क्वेश्चन को। ओके, तो ये है एक्सल, ये है फ्रीक्वेंसी इन परसेंटेज, एक्सल इन टन। ओके, तो सबसे पहले एफ नहीं दिया होता है, एफ हम लोग फाइंड करते हैं। तो एफ कैसे फाइंड करेंगे? एफ फाइंड करेंगे 10/100, 18 बाय, तो यहाँ पे आपका स्टैंडर्ड दिया हुआ नहीं लेकिन स्टैंडर्ड होता है 8.2। आप लोगों को वो सबसे पहले में जो पढ़ाया था वो याद रखना है, 8170, 8.2 और 80 किलो न्यूटन टन kg। तो ये डाटा आप लोगों को याद रखना है जो पहले में पढ़ाया था इंट्रोडक्शन में। ये हो गया 20/100, 14/8.2 का पावर 4 का पावर 4, 35/100 इंटू 8/8.2 का पावर 4, 35 का 10 था। उसके बाद है 15/100, 8/8.2 का पावर 4 प्लस 20/100, 6/8.2 का पावर 4। ओके, इसको जब आप लोग फाइंड करोगे तो f का वैल्यू आएगा 4.989। ओके, उसके बाद NS कैलकुलेट करते हैं। NS तो 365 1.0 डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप लोग सॉल्व कर लेना खुद से। इंटू ADF, A क्या है 5640, D क्या है 0.75, F क्या है 4.989। उसके बाद आपका LDF क्या है, LSF लोड सेफ्टी फैक्टर LSF है आपका 1.3। इसको डिवाइड कर देना R से जो कि है 0.075। इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आएगा MSA में, लेकिन हम लोग को इसको कैलकुलेट करोगे तो आप लोग का आएगा CSA में। इसको हम लोग को MSA में चाहिए तो 10⁶ से यहाँ यहीं पे डिवाइड कर देते हैं, तो जो आंसर आएगा वो होगा 433.635 MSA। ओके, ये हो गया ये क्वेश्चन का आंसर। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपका ये A दिया हुआ है और ये D दिया हुआ है। ये A दिया हुआ है, ये D दिया हुआ है, ये आप लोगों को शायद दिख रहा होगा। ओके, इसलिए रीडिंग नहीं करते हैं, डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दो A दिया हुआ है, पहले A के लिए दूसरा D है, दूसरा A के लिए दूसरा D है। ओके, पहला A के लिए कुछ और D है और दूसरे A के लिए कुछ और D है, बेसिकली 5 और 6। तो ये सॉल्व कैसे होगा? ये सॉल्व होगा NS इजकल टू NS1 प्लस NS2। आप इसके लिए एक और NS1 लगा लीजिए, ठीक है, और एक और इसके लिए लगा लीजिए NS2, ये हो गया।
ओके, तो हम डायरेक्टली यहाँ कर रहे हैं, दोनों में सब टर्म्स कॉमन होंगे, तो कॉमन होने के बाद आपका ऐसा कुछ आएगा का पावर 10 माइनस 1 बाय 0.08। ओके, तो आपका ए और डी है, ए और डी आपका दिया हुआ, एफ भी कॉमन ही है सबका, एफ। तो यहाँ पे आपका नेशनल हाईवे बोला है, नेशनल हाईवे अगर बोला जाए तो एफ आपका क्या हो जाता है 0.75। ओके, एफ आपका हो गया 0 क्यों, क्योंकि यहाँ पे नेशनल हाईवे बोला है, आपको लोगों को बताया था जब भी नेशनल हाईवे का बात आए एफ इजिकल टू 0 ओके। तो यहाँ पे एफ क्या है हमारा 0.75, इतना तो दोनों डाटा कॉमन होगा NS1 और NS2 में। बाकी हमारा 2000 इंटू 5 प्लस 200 इंटू 6 ये अलग आएगा। ओके, इसको आप लोग जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 44.415 MSA। साथ में यहाँ पे 10 पावर 6 से डिवाइड भी कर रहे हैं ताकि हमें सेम आंसर आए। ओके, तो ये हो गया आपका MSA में आंसर, और ये सॉल्यूशन हो गया। आप लोग यहाँ पे मैंने एक ही स्टेप यहाँ मिस किया है, सेकेंड स्टेप में आप लोग देखोगे कि ये सब डाटा कॉमन आ गया, इसलिए मैंने यहाँ पे इनको इस वाले पार्ट को मैंने कॉमन उठा लिया है पहले ही। आप लोग करके देखना, NS1 अलग NS2 अलग, ये हमारा NS1 के लिए डाटा हो गया, ये हमारा NS2 के लिए डाटा हो गया, बाकी डाटा हर चीज़ सेम है NS1 NS2 के लिए। ओके, तो ये आपका ख़त्म होता है IRC मेथड, इससे काफ़ी चांस रहता है क्वेश्चन बनने का। ओके, अब नेक्स्ट मेथड्स पढ़ते हैं हम लोग, जो कि है ट्रायक्सियल मेथड। फोर्थ है ट्रायक्सियल मेथड, इसमें बस एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखना है, जो कि है थिकनेस ऑफ पेवमेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय EP। EP बोला जाए तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट मटेरियल। ओके, ये आप लोगों को बस याद रखना है, थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/3 पावर ऑफ EP। EP क्या है आपका EP क्या है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ दैट पेवमेंट, और TP हो गया पेवमेंट का थिकनेस। ओके, तो ये बस फॉर्मूला आप लोग याद रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, सब्जेक्टिव में इसमें क्वेश्चन आते हैं, उसमें भी ज़्यादा नहीं आता, इसलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट लास्ट मेथड की ओर, जो कि है बर्मिस्टर मेथड। ये भी छोटा सा है, बर्मिस्टर मेथड। इसमें बस डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जानना जरूरी है। ये एक ग्राफिकल मेथड है, ग्राफिकल मेथड। तो गेट में तो क्या, ये तो ES वगैरह में भी इससे कम ही आता है, लेकिन इसमें बस फॉर्मूला देख लेना है, जो कि है डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन।
डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या है? सबसे पहला है रिजिड प्लेट के लिए, ठीक है, तो 1.18 PA बाय ES, ओके। और दूसरा है 1.5 P डॉट और P इंटू ए बाय ES, ओके। तो ये क्या है? ये आपका रिजिड प्लेट के लिए है, और ये आपका फ्लेक्सिबल प्लेट के लिए। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, ये जैसे सरफेस है, इसके ऊपर हम लोगों ने एक प्लेट रखा, ओके, इसमें कुछ फोर्स लगाया, तो यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ जो कि है हमारा डेल्टा, ओके। और इसमें जो आया वो है P, स्मॉल p। स्मॉल p प्रेशर जो है यहाँ का वो स्मॉल p हो गया, ओके। टायर प्रेशर या कॉन्टैक्ट प्रेशर, ओके। ए क्या हो गया? ए हो गया रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। ES क्या हो गया? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रेड, ओके। सबग्रेड ये हो गया नीचे वाला पार्ट, इसका जो ES है वो हो गया, ना कि इस प्लेट का। यहाँ सबग्रेड का जो हो गया, सबग्रेड का जो E है वो ये ES है, और ये क्या है हमारा? ये है डिजाइन डिफ्लेक्शन, ठीक है। ये P हमारा प्रेशर हो गया, टायर प्रेशर या कॉन्टैक्ट प्रेशर। A हो गया रेडियस ऑफ कॉन्टैक्ट एरिया। E हो गया मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सबग्रिड, ओके। तो ये हमारा पांचों मेथड का खत्म होता है। उसके बाद हमारा आता है कि फेल्योर कितने तरह के होते हैं रोड्स में, ओके। तो उसको हम लोग देख लेते हैं, फेल्योर कितने तरह के होते हैं। तो ये हो गया आपका, ओके। तो ये आपका हो गया रटिंग, ओके। और ये हो गया आपका फैटिग। तो फैटिग क्यों होता है? फैटिग होता है आपका ड्यू टू हाई रेपिटेशन ऑफ साइकिल ऑफ लोड। एक ही लोड बार बार बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा रिपीट होने के बाद हमारा ये होता है। बेसिकली इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा होता है, ये लोड हमारा बार बार लग रहा है, उसके कारण से इसमें क्या आता है, ये थोड़ा ये यहाँ टेंसाइल इस लेयर में ज़्यादा फोर्स एक्ट करता है, यहाँ कंप्रेसिव एक्ट करता है। उसके रीजन में यहाँ से ऐसे करके टूटना स्टार्ट करता है ये, ओके। तो ये टूटते टूटते ऊपर में कुछ ऐसा दिखता है, तो ये फैटिग हो गया ड्यू टू रिपीटेड साइकिल ऑफ लोड। और ये रटिंग हो गया। रटिंग क्यों होता है? बहुत ज़्यादा लोड पड़ने के कारण आपका यहाँ पे मार्किंग हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से यहाँ पे आपका मार्किंग हो जाता है ऐसा। गड्ढा टाइप का हल्का हो जाता है जो कि रटिंग कहलाता है, ओके। तो ये बेसिकली ड्यू टू वर्टिकल स्ट्रेन होता है, और ये ड्यू टू टेंसाइल स्ट्रेन। टेंसाइल स्ट्रेन यहाँ पे पड़ता है, और वर्टिकल स्ट्रेन इसका लेयर के अंदर, ओके। तो ये दो टाइप का फेल्यूर्स होते हैं, फैटिग और रटिंग, ओके। तो यहाँ पे डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट ख़त्म होता है, डिज़ाइन ऑफ फ्लेक्सिबल पेवमेंट ख़त्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग रिजिड पेवमेंट का डिज़ाइन पढ़ेंगे।
ओके चलिए